झारखंड के सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि 2 तारीख और 10 तारीख झारखंड पीजीटी का एग्जामिनेशन है, तो झारखंड पीजीटी के इस एग्जामिनेशन के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ ही साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जो मुझे शिक्षक मानते हैं और जिनका मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और जिनको मैं गाइड करता हूँ, उन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए ये हार्दिक प्रार्थना करूंगा, दिल से प्रार्थना करूंगा कि वो उनका पेपर बहुत अच्छा हो और वो अपने उस पेपर में वो हर अपनी ताकत झोंक करके आए जिसके द्वारा उनको सफलता की प्राप्ति हो। तो ये शुभकामनाएं मेरे साथ में है। और आपको चलते चलते ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप पेपर में जाइएगा तो माँ बाप का आशीर्वाद और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बातें भी ध्यान में रखनी है। एक तो पेशेंस को लूज नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तैयारी अब क्या है, कैसी है और कितनी है, इस बात पर अब विशेष ध्यान नहीं देना है। अब केवल और केवल अगर आपको ध्यान देना है तो अपना जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। उन पे जुड़े हुए कुछ फार्मूले, कुछ टर्म्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट मन में लेकर के जाइए जिससे कि आप उनसे जुड़े क्वेश्चंस को एट ए टाइम लगा पाएं। जैसे कि अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूं आपसे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब जाइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बार उठाइए और देख लीजिए। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जरूर देख लीजिए कि फार्मूला क्या है। जैसे एनर्जी का फार्मूला क्या है, रेडियस का फार्मूला क्या है। कभी कभी एन स्क्वायर ऊपर लिखना नीचे लिख गया, जेड स्क्वायर नीचे लिखना है ऊपर लिख गया, एंड सो ऑन। ये सब गलतियां जल्दी में हो जाती हैं। कभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई कि पता लगा हम पीक थोड़ा सा गड़बड़ा गए, तो पीक को ध्यान में रख लीजिए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। बाकी तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा क्वांटम नंबर पढ़ के जाना, वो आपको आता है। लेकिन हाँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की पीक, रेडियल और एंगुलर नोड, इनके जो डायग्रामेटिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर हैं उनको पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। क्योंकि अचानक में कभी अरेंजमेंट आ जाता है, कभी ऑर्डर लगाने के लिए आ जाता है, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए वहां पर भी आप बिल्कुल समझौता नहीं करिए, उनको एक नज़र दौड़ा करके देख लीजिए। एक्सेप्शन में जैसे कि मान लीजिए डाइपोल मूवमेंट ही मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा है किसका कम है, कोई एक्सेप्शन जो हो उसको भी माइंड में सेट कर लीजिए, तो आपको बेनिफिट 100% इस चीज़ का मिलेगा। और इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेजोनेंस में भी जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। कार्बोकैटाइन कार्बाइनाइन में जो अरेंजमेंट ऑर्डर होता है, कोई बीच बीच में बेंजाइल आ गया, एलाइल आ गया है ना, इनको पढ़ लीजिए। कार्बिन नाइट्रीन को जरूर पढ़ करके जाइएगा, जिससे कि आपको ये सब क्वेश्चन परेशान ना करें। लोन पेयर किसमें कितने हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका साइज छोटा हो जाता है, क्या वो एल्कली मेटल से छोटे हैं या बड़े हैं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड में रहेगा, पीसफुल रहेंगे, आप हल्के रहेंगे। और लैंथेनॉइड में जब जाइएगा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जब पहुंचिएगा, तो नीचे डी ब्लॉक में तो मैंने बताया कि एक तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को बड़ा ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन किस टेम्परेचर पर एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेता है। इलिंगम डायग्राम हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान देनी कि लैंथेनॉइड का सेपरेशन कौन से मेथड से करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड हम लोग यूज करते हैं। और ये डिफिकल्ट क्यों होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। कौन से एलिमेंट है जो डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को मैच कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, ये सब बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि हमें अनुमान है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। K2Cr27 और KMnO4 के जो आयंस हैं, Cr2O7 डाई नेगेटिव, CrO4 डाई नेगेटिव और आपका MnO4 नेगेटिव, MnO4 डाई नेगेटिव, इनके स्ट्रक्चर, इनका कलर और इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ करके चले जाइएगा, आपको लाभ मिलेगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जब जाइएगा तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना कि कौन से एग्जाम्पल नॉन एक्वस सॉल्वेंट के हैं और इसकी पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो किससे होगी किससे नहीं होगी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा हार्ड एसिड किस हार्ड एसिड बेस से रिएक्शन कर लेगा, कौन सा सॉफ्ट एसिड किस सॉफ्ट बेस से रिएक्शन कर लेगा, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके कौन कौन से हार्ड सॉफ्ट एसिड की कैटेगरीज क्या है
है ना, जैसे कि मान लो लिथियम पॉजिटिव केस में आ रहा है, जिंक डाई पॉजिटिव केस में आ रहा है, मरकरी डाई पॉजिटिव, मरकरी सिंगल पॉजिटिव केस में आ रहा है। ये सब एग्जाम्पल जब आप पढ़ के जाएंगे ना तो आपको आनंद जरूर आएगा। एल्केन एल्किन एल्काइन में अगर आप चले जाते हैं तो एल्केन एल्किन एल्काइन में भी दोस्तों आपको बहुत सिंपल सा याद रखना है, तो कन्फर्मेशन एल्केन की जरूर याद रखना है, चाहे साइक्लोहेक्सेन हो चाहे ब्यूटेन हो। इन दोनों को तो बिल्कुल आप कंसेप्ट मान के चलो कि आना है, निश्चित आना है, 100% आना है। तो आप साइक्लोहेक्सेन और एन ब्यूटेन मतलब साइक्लोब्यूटेन को जरूर पढ़ करके जाइए। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट भी, स्ट्रेन किस पे कितना ज़्यादा है इसको भी पढ़ करके जाइएगा, तो आपको लाभ 100% मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। और इसी से एल्केन में, एल्केन कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन करते हैं ये तो आप जानते हैं कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर फोकस करना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन कौन से और किस कैटेगरी में जो है इंटरमीडिएट बना लेते हैं, स्टेप्स क्या है, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन और चेन इनिशिएशन, इन सब स्टेप्स को भी ध्यान दीजिएगा। और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। और मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कहाँ अप्लाई होते हैं, किस पर अप्लाई होते हैं, इस चीज़ को भी आपको फोकस रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एल्काइन में जब जाते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी HgSO4 से रिएक्शन क्या है, वो KMnO4 से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। इसी तरीके से एल्कीन में जब हम KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो सिस प्रोडक्ट बनता है या फिर ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, इन सभी को ध्यान रखना। आइसोमेरिज्म में जाइएगा तो RS सिस्टम, EZ सिस्टम मैंने जैसा कि आज प्रैक्टिस भी कराया है, उस पर भी क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। छोड़ना इरिथ्रोथ्रियोफॉर्म भी देख करके जाइएगा। आपको इन सब चीज़ों को मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ कि आखिरी टाइम है और फाइनल टच भी आपका होना चाहिए। देखा है घर पे जब बहुत अच्छा से पेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं घर पे, तो आपने देखा उसके बाद एक फिनिशिंग देते हैं, तो वो फिनिशिंग आप बैठ के मनन करिए, ध्यान दीजिए क्या ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, तो इनको मनन करिए बैठकर, जो मैं याद दिला रहा हूँ कि आपने पढ़ा। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई है तो आप फटाक से जाकर के उसको पढ़ लीजिए और उम्मीद है आपको सफलता 100% मिल जाएगी। नेम रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है, मैनिक रिएक्शन यानी मानिक रिएक्शन जिसे बोलते हो, कैनिज़ारो पर्किन रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ना, क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन और फ्रीडल क्राफ्ट आपको पता ही है, रीमर टीमन भी इंटरमीडिएट जरूर पढ़ लीजिएगा, रीमर टीमन का ये सब चीज़ें, फ्राइज रीअरेंजमेंट भी जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये सब नेम रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR को फोकस करके जाइए, क्वेश्चन 100% रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा उसमें क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, IR में आप एक वेवलेंथ की वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, वेवलेंथ की वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, फोकस कर रहा हूँ। NMR जो है कुछ एक्सेप्शंस के जरूर याद रखिएगा, जैसे बेंजीन में NMR सिग्नल याद रखिएगा, बिनाइल क्लोराइड में NMR सिग्नल याद रखिएगा, है ना। इसी तरीके से आपका मेसिटाइलिन में NMR सिग्नल याद रखिएगा। इस तरीके से कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ दिक्कत होती है, उनमें NMR सिग्नल आपको याद करना चाहिए। और दूसरी बात है कि कौन सी रेडिएशंस किसको इफेक्ट कर जाती हैं, उस बात को भी, कौन सी रेडिएशन से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होता है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम यील्ड पर एक न्यूमेरिकल लगा लो, और नहीं तो फार्मूला तो याद ही कर लो कम से कम। और अगर आपको फार्मूला नहीं याद करना है तो एक बार सिंगलेट और ट्रिपलेट की जो ट्रांजिशन है एक्साइटेड स्टेट की, उसको ये ध्यान दे लीजिए, आपको क्वेश्चन इनसे भी 100% फोटोकेमिस्ट्री से भी मिलेगा। इनोलेट में मेलोनिक एस्टर और एस्टोएस्टिक एस्टर की जो आपको कार्बेनाइन का फॉर्मेशन है कैसे होता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन स्टेबल है ज़्यादा फॉर्म, उसको याद कर लीजिए। उससे जुड़ी हुई कुछ मैंने रिएक्शंस भी अपने चैनल पर भी करवाई हैं, अपने ग्रुप में भी करवाई हैं, उनको रिएक्शंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉमिनल हैं और बहुत सिंपल हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद बैठिए, मनन करिए, ध्यान लगाइए और कोशिश करिए कि क्या आपके सामने वो पिक्चर सब उतर रही है जो आपने पढ़ा है। अगर इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो 10 मिनट की वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। मेरी बातों को एक एक दिमाग में रखना। अभी तक का इतिहास ये कहता है कि अनु सर ने जो भी बातें बताई हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें पेपर्स में मिली हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पेपर कहता है, क्योंकि मैं ये सब बातें तब बोलता हूँ जब पेपर हो जाता है, उससे पहले हिम्मत नहीं करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर का लेवल बिहार से बहुत ऊपर होगा, बिहार के पेपर से लेवल बहुत ऊपर होगा, क्योंकि झारखंड का पेपर कभी डाउन नहीं आया है। और झारखंड के पेपर में खास बात ये होगी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स भी ज़्यादा होंगे जहाँ तक मुझे अनुमान है, और फार्मूला बेस्ड पेपर होगा। इसमें न्यूमेरिकल 10 से 12 आने की संभावना है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल की संभावना हमें नहीं दिखाई देती है। आते हैं तो बाई चांस होगा, या फिर आप कहें अगर आ गए तो आपका बैड लक होगा। लेकिन 12 न्यूमेरिकल की उम्मीद मैं जता करके चल रहा हूँ कि 12 से बहुत खिंचेंगे तो 15 न्यूमेरिकल मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, लेकिन 15 न्यूमेरिकल तक मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, 12 पे मेरी लिमिट रुक रही, 12 से 15 के बीच में एक दायरा होता है हर चीज़ का, वहाँ पर जा रहा हूँ।
फिलहाल 12 से 15 पर रोके रहिए आप इतने न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल को सबसे आखिर में टच करिएगा, पहले आप उसमें उंगली न डालिएगा। जहाँ पता लगा पहले न्यूमेरिकल ही करने लगे, सब टाइम खराब कर दिए, तो टाइम बचाइए, टाइम को चुराना सीखिए, टाइम को की चोरी कैसे की जाती है ये एक विद्यार्थी से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता है। वो बैठता भी है, खाना भी बनता रहता है, वो उतनी देर में अपना काम कर लेता है। इन सब चीज़ों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आपको सब चीज़ें याद रहेंगी तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ऊपर वाले की कृपा भी आपके साथ रहेगी और आपका सिलेक्शन होगा, ये निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।